ये मेरे पास एक तार है, मुझे नहीं पता ये तार एल्युमिनियम का है या फिर कॉपर का है, लेकिन इस तार को जब आप इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हो तभी इस तार में धारा प्रवाहित होती है। अगर आपने इस तार को इलेक्ट्रिक सोर्स से नहीं जोड़ा तो तार को सामने रख के कितनी भी तपस्या कर लो कि धारा प्रवाहित हो जा, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होकर देगी जब तक आप इसे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स यानी कि विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ते हो। ठीक है, बस यही कंसेप्ट करने वाले हैं कि यार तार जब रखा होता है तो तार में धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जब इसी तार को आप यार इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हो तो तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग, इसके पीछे रीजन है। तो आज इस लेक्चर में कंसेप्ट क्लियर करते हैं अनुगमन वेग का, और अनुगमन वेग के आधार पर निकालते हैं हम ओम का नियम। तो मैं शुरू करता हूं फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है भाई, अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का, ओम के नियम का, ठीक है भाई, नियम का व्युत्पन्न, ठीक है नहीं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्युत्पन्न। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओम का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को खोलकर आप पूरे का पूरा ओम का नियम देख सकते हो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। पहला तो पता होना चाहिए ओम का नियम होता क्या। ठीक है, तो V बराबर आई आर आपने पढ़ रखा ओम का नियम, V बराबर आई आर यानी कि V अपॉन आई आर इक्वल टू आर। ये हमें लाना, ये हमें प्रूफ करना। अपना मेन पर्पस पे फोकस रखो ना, जब तक आप अपने मेन पर्पस पे फोकस नहीं रखोगे तब तक क्या पता चलेगा हमें प्रूफ क्या करना है। तो अब पहला अपना मेन फोकस यानी कि अपने मेन पॉइंट पे फोकस रखो, V अपॉन आई बराबर आर यानी कि ओम का नियम हमें लाना। पर लाना किससे? इस अनुगमन वेग से। किससे लाना? इस अनुगमन वेग से। और अनुगमन वेग को मैं काहे शो करता हूँ बेटे? VD से शो करता हूँ। काहे शो करता हूँ मैं अनुगमन वेग को? VD से शो करता हूँ। और आपने यही पढ़ रखा कि यार विद्युत धारा और अनुगमन वेग में कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन क्या होता है? आई बराबर NEAVD। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो सबका धुआं निकालने वाला है, हमारा भी तुम्हारा भी। ठीक है, तो आई बराबर NEAVD, आई बराबर NEAVD, जहां n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? फंडामेंटल चार्ज यानी कि मूल आवेश। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 कूलम। और एक क्या मेरे पास? एरिया, तार का क्षेत्रफल। और ये क्या मेरे पास? VD। यही तो है अपना अनुगमन वेग, यही तो है अपना अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग के बारे में तुम्हें बताओ, तो अनुगमन वेग सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में कर देता है। ध्यान देना, बस इस पॉइंट पे ध्यान देना कि अनुगमन वेग क्या करता है। अनुगमन वेग किसी तार में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में कर देता है। अब जैसे ही भैया सबके सब इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग ने एक दिशा में कर दिया, ले भैया ये इलेक्ट्रॉन भी, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी, ये इलेक्ट्रॉन, सबके सब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं एक दिशा में, तुम भाग रहे हैं एक दिशा में। तो धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे इधर को तो विद्युत धारा आ रही होगी इसके विपरीत डायरेक्शन में, इधर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाना है इधर को तो विद्युत धारा आ रही है इधर को। तो अनुगमन वेग सारे इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में कर देता है। इसकी वैल्यू पता कितनी होती है? 10 टू द पावर -4 सेकंड होती है। किसकी? अनुगमन वेग की वैल्यू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है। बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत छोटा वेग होता है जो हमें बैटरी से मिलता है और सारे इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में कर देता है। ध्यान देना, और तार में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। बस इतना सा काम होता है यार बैटरी का या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में करना। समझ गए चीज को? चलो हम आगे पढ़ते हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्युत्पन्न पढ़ लेते हैं यार। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, देखो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास एक वायर है, मैंने बताया आपको वायर है। क्या मेरे पास एक वायर है, उसकी लंबाई कितनी है? L है, स्मॉल l है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं पहले ही कि माना, ध्यान देना बेटे जरा बोर्ड पे, माना एक तार, ठीक है, की लंबाई कितनी है? बताओ जरा मुझे भाई। माना एक तार की लंबाई स्मॉल l है, ठीक है, सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर, काय पे? सिरों पर भी विभवांतर, ध्यान देना, भी विभवांतर लगाने पर। ठीक है सर, सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर क्या होने वाला? लगाने पर जब आपने भैया तार को बैटरिया से जोड़ दिया तो तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। कि सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर तार में, काय में? तार में, ठीक है, ध्यान देना, तार में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। बहुत बढ़िया, होने लगती है। कितना शानदार टॉपिक है यार, ये मजा आ रहा ना पढ़ने में। तो भी विभवांतर लगाने पर तार में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस धारा की वैल्यू कितनी होती है? J वाली वैल्यू होती है, आई बराबर NEAVD। बस लिख दो, आई बराबर NEAVD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना यार तार में क्या क्या होने वाला है। आई बराबर NEAVD,
ठीक है, क्या है NeABD, याद कर लो कि N क्या है, N जो होता है हमारे पास प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E क्या होता है, मूलावेश होता है, A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर, और VD क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग, इसका दूसरा नाम आता है अपवाह वेग। घबराओ मत यार, मैं तुम्हारे साथ उसको मैं कर देता हूँ इरेज, हटा दो इसको, किसी काम का नहीं है ये, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। अब देखो जरा, अब भैया जब तार को आपने बैटरी से जोड़ा तो तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान देना, जब तार को आपने बैटरी से जोड़ा, कहने का मतलब बेटा यहाँ ये होता है, जब तार में आपने क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया, क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया, तो तार में वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ध्यान देना, विभवांतर लगाने पर तार में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। अब यार ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेचारा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब पे फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, बल लगाता है। अच्छा, बल का मात्रा क्या होता है यार, न्यूटन होता है, याद कर लियो, एक जमाने से पढ़ते आ रहे हो, बल का मात्रा न्यूटन होता है, और आज भी वही मात्रा है और आगे भी वही मात्रा पढ़ोगे, ठीक है। तो जब मैंने विभवांतर लगाया तो तार में वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया। हाँ यार, वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया, फिर क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा। हाँ यार चलो, बल लगा दिया। अब ये बल क्या करेगा, तार में त्वरण उत्पन्न कर देगा। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न कर देगा। एक्सीलेटर, सुना ना कभी, बाइक में एक्सीलेटर होता है, किस काम आता है बाइक में एक्सीलेटर, गाड़ी की स्पीड को बदलने में, यानी कि बाइक की या फिर किसी भी कार जो भी आपके पास वाहन है उसकी स्पीड चेंज करने के लिए एक्सीलेटर का यूज होता है। बस ये त्वरण होता है, एक्सीलरेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। जब आप क्या करते हो, रेस देते हो तो गाड़ी बहुत तेज भागती है, यानी कि स्पीड में चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब क्या करते हो, कम करते हो, यानी कि रेस को कम करते हो तो, या ब्रेक लगाते हो तो फिर स्पीड धीरे धीरे घटने लगती है। बस वो त्वरण होता है जो वेग में चेंज करता है। त्वरण क्या करता है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड चेंज करता है। ले भैया मार्केट में हो और रेस दी और बाइक बहुत तेजी से आगे जाकर फिर हल्की कर ली, फिर रेस दी, फिर गाड़ी बाइक आ गई और फिर हल्की कर लिया आपने, तो ये कहानी चलती रहती है नहीं है। तो एक्सीलरेटर क्या किस काम में आता है बाइक का, बाइक की स्पीड को बढ़ाने के काम में आता है या फिर घटाने के काम में आता, ठीक है, ध्यान देना। तो वो त्वरण होता है आपके पास जो स्पीड में चेंज करता है, वो त्वरण होता है। अब क्या हुआ, पहले विभवांतर लगा, फिर क्या लगाया मैंने, इस विभवांतर से तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब जो ये वैद्युत क्षेत्र है क्या करेगा, तार पर बल लगाएगा, और जो ये बल होता है वो तार इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न कर देगा। बस यही त्वरण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के वेग में चेंज कर देगा। ध्यान देना, कितना चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन के वेग को, ये ए टाउ चेंज करेगा। दिस इज ए टाउ, इसे श्रांति काल क्या होता है, टाउ श्रांति काल होता है, यानी कि दो क्रमांक टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को हम बोलते हैं श्रांति काल। पढ़ के देखो पूरा चैप्टर यार, ये तो मैं एक छोटा सा टॉपिक करवा रहा हूँ चैप्टर का, जिस दिन चैप्टर पढ़ाऊंगा उस दिन समझो क्या होने वाला है, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास क्या ए टाउ है। तो त्वरण क्या करेगा, त्वरण क्या करता है बेटे, त्वरण जो होता है वो वेग में चेंज करता है। क्या करता है, वेग को चेंज कर देता है, तुरंत क्या कर देता है तुम्हारे पास, ए टाउ वेग में इतनी वृद्धि कर देता है। और यही हमारा अनुवन वेग होता है। और ये अनुवन वेग किससे मिला, हमें बैटरी से मिला। अगर आपने बैटरी हटा दी तो ये हमारे पास विभवांतर जीरो हो गया, यानी कि ई भी जीरो हो गया, बल भी जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया, और ये भी हमारे पास जीरो हो गया। तार देख लिया, तार में धारा प्रवाहित होनी बंद। जब आपने बैटरी हटा दी तो विभवांतर जब हटा दिया तार को, यानी कि बैटरी से आपने तार को हटा दिया, विभवांतर खत्म हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र अपने आप खत्म, बल भी खत्म और त्वरण भी खत्म। तो वेग में क्या घंटा चेंज होगा, है नहीं ये बात को। तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं भैया मैं बैटरी से जोड़े रखता हूँ। मैंने हमारा काम क्या है, बैटरी से है, क्योंकि भैया मैंने देखो एक तार की लंबाई L है और सिरों पर मैंने भी विभवांतर लगाया तो तार में I धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होने वाला है देखो, अब ये जो मेरे पास विभवांतर है, ये विभवांतर क्या करेगा आपके साथ में, वो देखते हैं क्या करने वाला विभवांतर। ये वो देखो तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दो जरा बोर्ड पे से करके, तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है सर यार, तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला बताओ, ये तो पता है कि ई उत्पन्न हो गया, इसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला से क्यों डर रहे हो भाई, आपने पढ़ रखा फॉर्मूला एक, E बराबर V अपॉन डी, यानी कि विभव प्रवणता E बराबर V अपॉन डी, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये कनेक्शन होता है। क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी, तो V बराबर कितना जाएगा मेरे पास, ED आ जाएगा। बट यहाँ पे लंबाई कितनी मानी है मैंने, L मानी है, तो D की जगह मेरे पास क्या आएगा, यहाँ L आएगा, तो यहाँ भी क्या जाएगा बेटे मेरे पास L आ जाएगा। तो V बराबर कितना हो गया मेरे पास, EL हो गया, ठीक है। तो मैं V बराबर EL हो गया, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा मेरे पास V अपॉन L, इसको याद ही कर लो फॉर्मूले को यार, मैं यहाँ ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L, V अपॉन L, यानी कि विभवांतर V लगाने पर तार में इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न करेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है यार, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन
पर लगने वाला बल निकालो पहले, बाद में निकालेंगे त्वरण। लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल। तो यार ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करेगा, बल लगाएगा। क्या करेगा, एक बल लगाएगा। तो बल कैसे लगाएगा, फॉर्मूला चेक कर लेना, अपना पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में संबंध E बराबर F बटा Q। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा चैप्टर नंबर 1 है, E बराबर F बटा Q। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास बेटे, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे पास, स्मॉल ई होता है। तो F बराबर कितना जाएगा मेरे पास, छोटा ई बड़ा ई। ले भैया छोटा ई बड़ा ई, छोटा भैया बड़ा भैया, कैपिटल F बराबर छोटा ई बड़ा ई। तो मेरे पास F बराबर कितना गया वैल्यू, F बराबर आ गया मेरे पास छोटा ई बड़ा ई। क्या करने वाला हूँ मैं, इस ई का मान उठा के यहाँ पे रखने वाला हूँ। F इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, ई कैपिटल ई का मान रख दो V/L। देखो यार कितना इजी हो गया, बस ई का मान उठाया मैंने V/L और यहाँ पर रख दिया, ठीक है। नहीं ये किस परिभाषा से आया, ये परिभाषा आई है मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बेस होता है स्मॉल ई, तो मैंने Q की जगह कितना रखा, स्मॉल ही रख दिया। तो इसको मैं भाग वाले को गुणा में ले गया हूं, तो F बराबर मेरे पास कितना हो गया, छोटा ई बड़ा ई, छोटा भैया बड़ा भैया, ठीक है। तो F बराबर आ गया मेरे पास E/L। बस बल लग गया। अब यही बल क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करेगा। कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, आपने पढ़ा न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 न्यूटन का द्वितीय नियम 11th क्लास में फिजिक्स में। अब ये बताओ जरा मुझे यार, ये न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। F बराबर ma, F बराबर dp/dt। बहुत कई तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इसके पास हमारे पास अब कोई काम नहीं है इसका। तो F बराबर ab/L, ठीक है। अब ये जो बल होता है वो तार में त्वरण उत्पन्न करता है, ध्यान देना है। कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से, F बराबर ma से। F बराबर ma से, यार ये होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, ये तो आपने आज तक नहीं पढ़ा। तो F बराबर ma क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ए क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन का त्वरण, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एफ क्या है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। डरना मत, वीडियो लंबी होने वाली है पर क्लियर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल काम तमाम करता है आज टॉपिक का, ठीक है। तो एफ बराबर एम में, तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, ए बराबर कर सकता हूँ मैं एफ, यानी कि मेरे पास एफ बराबर एम में है, ठीक है। तो ए बराबर कितना जाएगा मेरे पास, एफ बटा एम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि गुणा वाला काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ए बराबर एफ बटा एम, तो मैं ये लाइन यहीं लिख दूं क्योंकि उधर मेरे पास जगह नहीं बची है, तो यहीं से शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखने वाला हूं, देखो मैं, तार में उत्पन्न, ठीक है, तार में यानी कि इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है भाई, उत्पन्न त्वरण, ठीक है सर, उत्पन्न त्वरण। तो ए बराबर एफ बटा एम, ध्यान देना, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो ए बराबर एफ बटा एम। अब क्या करने वाला हूं मैं, बस इस एफ की वैल्यू है मेरे पास E/L, तो E/L को उठा के इस एफ की जगह लगा देना और हमारा क्वेश्चन आगे को सोल्व हो जाएगा। यानी कि एफ बराबर E/L, यहाँ लगा दो, इस एफ की जगह लगा दो सर, हाँ यार लगा दो, क्यों डर रहे हो भाई, यार लगा तो दे रहे हैं। देखो E भी बराबर, जहाँ एफ है मेरे पास E/L आ जाएगा, तो एफ की जगह लगा दो E/L लगा दिया मैंने भाई, लो लगा दिया यार, E/L, एफ की जगह मैंने E/L, तो L भाग में है, तो मेरे पास भाग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन से हो गए बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। तो त्वरण ए बराबर E/Ml आ गया, इस पर ध्यान देना बड़े करके यार, ठीक है। तो मेरे पास भी विभवांतर है यहाँ, E मूलावेश है, L तार की लंबाई हो गई, M हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। M क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद कर लो, M क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ठीक है, याद कर लो, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद कर लेना ठीक से, ठीक है। आगे देखो फिर, अब ये त्वरण, यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों के वेग में, किसके वेग में, यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों के वेग में, इलेक्ट्रॉनों के वेग में कितनी वृद्धि करेगा बेटे, एटो वृद्धि करेगा, ठीक है, एटो वृद्धि करेगा, ठीक है यार, एटो वृद्धि करेगा, क्या बात है सर यार, कैसे करेगा वही बता दो हमें, अभी बताते हैं। देखो ये त्वरण इलेक्ट्रॉनों के वेग में एटो वृद्धि करेगा, आपको पता होना चाहिए, त्वरण बराबर वेग बटा समय। देखो त्वरण बराबर कितना होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, ठीक है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। त्वरण मेरे पास एक ए है, ठीक है, त्वरण मेरे पास कितना है, ए है, वेग को मैंने ऐसे रहने दिया, समय मेरे पास हो गया क्रांतिकाल टो, भाग वाला काय में आ जाएगा गुणा, तो वेग बराबर कितना हो गया मेरे पास, एटो, कितना आ गया, एटो। त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग मेरे पास कितना है, ऐसे रहने दो क्योंकि वेग का मान हमें निकालना, समय कितना मेरे पास, टो है, टो क्या क्रांतिकाल है, यहाँ पे क्रांतिकाल क्या होता है, तो क्रमांक टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को क्रांतिकाल कहते हैं। तो भाग वाला मेरे पास काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो वेग बराबर कितना हो गया, एटाउ हो गया, कितना हो गया बेटे, वेग बराबर एटाउ हो गया, कितना इजी कंसेप्ट है यार ये, है नहीं। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो भैया यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों के वेग में एटाउ वृद्धि करेगा, इलेक्ट्रॉनों के वेग में इलेक्ट्रॉनों के वेग में एटो वृद्धि करेगा, एटो वृद्धि करेगा, उल्टा जे ये। अब देखो यही जो वेग है ना एटो, यही अनुवन वेग होता है, पर उसको हम प्रूव करेंगे। देखो मेरे पास ये वायर है,
ठीक है, एक मेरे पास वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने, मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों लाखों इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लूंगा स्मॉल एन। कितनी मान लूंगा? स्मॉल एन। पहला इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, चौथे इलेक्ट्रॉन का वेग, ऐसे डॉट 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 डॉट। कितने इलेक्ट्रॉन माने मैंने इसमें? एन इलेक्ट्रॉन माना है, क्योंकि किसी भी तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ मैंने क्या मानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन मान रखी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग लेंगे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो ध्यान देना बेटे, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मेरे पास VD होगा, वो VD होगा मेरे पास U1 प्लस उष्मीय वेग। फिर मेरे पास कितनी वृद्धि होगी बेटे इसमें? a-τ1 की वृद्धि हो गई है। पहला मेरे पास वेग था U2, अब कितनी वृद्धि हो गई है इसमें? a-τ2 की। जब मैंने बैटरी से जोड़ दिया, पहला था मेरे पास U3 बिना बैटरी के, फिर मैंने बैटरी से जोड़ दिया तो इतना वेग बढ़ गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? UN प्लस a-τ-n। भैया n इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, ध्यान देना, प्लस इतने इलेक्ट्रॉन है। और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे पास? मुझे ज़रा बताओ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे पास? स्मॉल एन है। क्या बात है यार, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे पास? स्मॉल एन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब यार क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हो सर, जरा मुझे बताओ क्या करने वाले हो। तो बेटा U1 U2 U3 UN ये अलग कर लो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN मैंने अलग कर लिया। अब अपॉन मैंने n लिख दिया, ठीक है, ये मैंने अलग कर लिया। प्लस देखो यहाँ से a-τ1 है, a-τ2 है, a-τ3 है, a-τn है, तो यहाँ से a मैंने बाहर लिया है, तो ये आ जाएगा मेरे पास τ1, ये आ जाएगा मेरे पास τ2, फिर आ जाएगा मेरे पास τ3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना था तुम्हारे पास? τn आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास? n। यार सर ये समझ में ना आया कि एक n से 2n कैसे हो गए, एक n से यार 2n कैसे हो रहे? तो कोई दिक्कत नहीं है यार, जब आप 1/2 प्लस 1/2 करते हो तो जिनका एलसीएम समान होता है उनमें से मैं 1 लिखता हूँ, और 1 प्लस 1 मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2/2 कितना होगा तुम्हारे पास? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका एलसीएम समान होता है, जो मेरे पास ये है, तो उनमें से हम 1 लिख लेते हैं, जिनका एलसीएम सेम होता है उनमें से हम 1 लिख लेते हैं। इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब इनका एलसीएम सेम है तो कोई बात ना, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो औसत क्रांतिकाल तुम्हें पता होना चाहिए कि औसत उष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग जो होता है बेटा वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, औसत उष्मीय वेग कितना होता है? 0 होता है। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ? a बाहर लेके, और भैया τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn अपॉन n की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर टो। क्या रख दूंगा मैं? टो, ठीक है। तो मेरे पास डेटा मिल जाएगा बेटे मुझे, VD बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? a-τ। कितना आ जाएगा मेरे पास? a-τ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो जहाँ टो क्या है, जहाँ टो मैं लिख दूँ, जहाँ टो क्या है यार बता दो। तो जो है वो है बेटे औसत क्रांतिकाल। टो क्या है? ये औसत क्रांतिकाल होता है। क्या होता है बेटे? ये a-τ, ये होता है औसत क्रांतिकाल। VD बराबर आ गया मेरे पास, और a-τ जहाँ टो क्या है बेटे? औसत क्रांतिकाल है। ध्यान देना है, क्या है? a-τ क्या है? औसत क्रांतिकाल है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो VD बराबर a-τ आ गया यार, अनुवन वेग का मान VD बराबर a-τ हो गया। क्या बात है यार, सॉरी यहाँ तो निकाल दिया आपने, बस a का मान उठा गया। अब EB अपॉन ml, और यहाँ लगा दो, लगा दें, हाँ यार उठाओ पकड़ के ऐसे करके और रख दो ससरे को यहाँ पे लाके। तो a बराबर EB अपॉन ml को उठा के a की जगह लगा दो। तो मैं लिखने वाला हूँ समीकरण 2 से। काय से बेटे? समीकरण 2 से। क्या बात है, समीकरण 2 से सर क्या करने वाले हो, हमें जरा बताओ क्या करने वाले हैं। अभी देखो यार क्या करने वाले हैं। तो VD बराबर मेरे पास आ जाएगा a की जगह EB अपॉन ml, EB अपॉन ml इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास? τ हो जाएगा। समीकरण नंबर मेरे पास कुछ नहीं बनाना मुझे। तो VD बराबर हो गया मेरे पास EB अपॉन ml इंटू τ। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये क्या है? अनुगमन वेग, और ये क्या है? अनुगमन वेग और क्रांतिकाल में संबंध है। रट्टा मान लो सवाल पे, क्योंकि इससे हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल आगे सोल्व। तो VD बराबर EB अपॉन ml इंटू τ। क्या है ये? अनुगमन वेग और औसत क्रांतिकाल में संबंध। अभी ओम का नियम काफी दूर है, पहुंचे नहीं है अभी दूर दूर तक। बस VD का मान उठा के, किसका मान? VD का मान समीकरण 1 में लगा दो। VD का मान समीकरण 1 में लगा दो यार। VD का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? धरने पर, यानी कि रखने पर। क्या बात है सर। I बराबर NEA VD, VD की जगह मैं लगा दूंगा कितना? EB अपॉन ml, ठीक है, इंटू टो। EB अपॉन ml इंटू टो। अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भाग वाला, इसको उठा के तुम इधर को ले जाओ, ठीक है साहब। ml को मैं उठा के इधर को ले आया हूँ, ठीक है। तो NE, अरे ये 2 E दिखाई दे रहे हैं हमें, वाह यार क्या बात है। एक ही कितना हो गया? E स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। इसका E स्क्वायर कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा? V अपॉन I। क्या हो जाएगा मेरे पास? V अपॉन I। हाँ सर बहुत बढ़िया। ml भाग वाला मैं गुणा में ले गया हूँ, तो गुणा वाले को मैं भाग में ले आया हूँ, और E मैंने E स्क्वायर कर दिया है। मेरे पास A रह गया है अभी, लो यार A भी मैंने लिख दिया। तो ये आ गया मेरे पास
भी अपॉन आई इंटू हो गया मेरे पास टो। अब जो चीज़ गुणा वाली होती है ये सब गुणा में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ओम के नियम में भी बटा आई बराबर आर लाना है, तो ये मुझे गुणा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको उठा के आप इधर को ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। बहुत बढ़िया भाई, तो ये बचेगा मेरे पास भी अपॉन आई। अब चाहे मैं इसको थोड़ा सा ना घुमा के लिख दूँ या करके, तो ये पहले लिख लो भी बटा आई, हाँ सर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और ये कर दे रहा हूँ मैं एम बटा एन ई स्क्वायर टो और एल बटा ए, तो एम बटा एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बटा ए। और आपको पता होना चाहिए कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देना, तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकस करो ध्यान से। अब मुझे ये बताओ कि मोटे तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी या पतले तार में धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी? मुझे ज़रा बताना कि मोटे तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी या पतले तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है नहीं। अब आगे देखते हैं ज़रा। तो इक्वेशन बना लिया मैंने इसको थर्ड, कितनी वाली मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो भी बटा आई बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बटा ए। तो तार का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ और एल बटा ए दिए गए तार के लिए एक नियतांक है। क्या ये एक नियतांक है? ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है सर, जिसे तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बात है सर, कहाँ से लाया ढूंढ का ये लैंग्वेज। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास रहा नहीं कुछ भी काम, ठीक है नहीं। अब देखो जरा, तो एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ और एल अपॉन ए ये बराबर हो गया मेरे पास किसके, आर के। किसके बराबर हो गया बेटे, आर के। बस जहाँ पर तुम्हारे पास समीकरण 3 में एम बटा एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बटा ए है, उसकी जगह हमें आर लगा देना है, क्योंकि ये क्या मेरे पास दिए गए तार के लिए एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान देना इस लाइन पे। तो मेरे पास आ गया डेटा, यहाँ पर निकल गए। यहाँ आता है मेरे पास समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जो मैंने समीकरण नंबर 3 बनाई है उससे। तो ये आ गया मेरे पास भी बटा आई बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास, आर। और यही क्या है हमारे पास, ओम का नियम है। ये क्या तुम्हारे पास, यह है ओम का नियम है, यह है ओम का नियम है, ठीक है। यही क्या है, यही ओम का नियम है यार, यह है ओम का नियम है। बस यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि भी बटा आई बराबर आर, और यही क्या आपके पास ओम का नियम है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।